हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में हम आपको इन पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। पहला पॉइंट है आपका जीएबी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिंपल तरीके से जीएबी निकालना बता दिया था। जीएबी मींस माने ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सेकंड है आपका म्युनिसिपल टैक्स, मतलब नगर पालिका कर। म्युनिसिपल टैक्स किसके द्वारा पेड मान्य होता है, किसके द्वारा पेड अमान्य होता है। तीसरा है आपका अनरियलाइज्ड रेंट। फोर्थ है आपका कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कि ब्याज की गणना आप कैसे करेंगे। और पांचवा पॉइंट है व्हेन द हाउस इज वैकेंट फॉर सम टाइम, मींस कि आपका जो घर है वो कुछ समय के लिए जब खाली रहता है तो आपको किस हिसाब से जीएबी फाइंड करनी होती है। चलिएगा सबसे पहले हम आज देखते हैं जीएबी। ग्रॉस एनुअल वैल्यू। चलिएगा देखते हैं, क्वेश्चन लिखा है मैंने आपका। म्युनिसिपल वैल्यू दे रखा है आपका 4 लाख है आपका। फेयर वैल्यू आपका 360 है। स्टैंडर्ड रेंट है आपका 4,50,000 और एक्चुअल रेंट रिसीव है आपका 50,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, अब इस सवाल के अंदर देखिएगा पॉइंट कितना है। पहला पॉइंट है, उसने बोला है गत वर्ष में मकान 2 महीने के लिए खाली रहा है। जो आपका जो हाउस है वो 2 महीने के लिए क्या है आपका वैकेंट है। ठीक है, सेकंड पॉइंट रखा है अनरियलाइज्ड रेंट 50,000 रुपए। ठीक है ना, और नियम 4 की शर्त पूरी कर ली गई है। थर्ड पॉइंट है आपका म्युनिसिपल टैक्स कितना आपका 50,000। 25,000 रुपए पे कौन कर रहा है, ऑनर मींस मालिक कर रहा है, और 25,000 रुपए कौन, टेनेंट यानी यहाँ पर किराएदार कर रहा है। तो ये पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया कि मालिक के द्वारा म्युनिसिपल टैक्स पे होगा वो मान्य है, और उसके अलावा कोई आपका कौन किराएदार या कोई थर्ड पार्टी पे करता है वो आपका मान्य नहीं होता। तो ये पॉइंट आपको यहाँ क्लियर हो गया। ठीक है, बाकी पॉइंट सॉल्व करते हैं जब क्लियर होता है। चलिएगा सवाल करते हैं, सॉल्यूशन आपका। सबसे पहले आपका म्युनिसिपल वैल्यू आपकी 4 लाख। फेयर वैल्यू है आपकी 3,60,000 और स्टैंडर्ड रेंट है आपका 4,50,000। इस बात का विशेष ध्यान में, जब भी आप एक्सपेक्टेड निकाले ना तो सबसे पहले 3 पॉइंट लिखें, एक्चुअल रेंट रिसीव को अभी ना लिखें। ठीक है, आपके इसमें क्या जाता आपका 4 लाख। 4 लाख और 4,50 में क्या कम है आपका, अब देखते हैं कि आपका 4 लाख और 4,50 में क्या कम है आपका 4 लाख कम है। तो 4 लाख क्या हो गया आपका एक्सपेक्टेड रेंट 4 लाख। बात आती है एक्चुअल रेंट रिसीव। ठीक है, तो जब आपको एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है, बस सिंपल सा, कि क्या, कि जब भी आपका मकान खाली रहा हो एक्सपेक्टेड ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी। क्या नहीं होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किससे, एक्चुअल रेंट रिसीव से। अब देखिएगा क्या कह रहा है, 5 लाख है, 2 महीने खाली रहता है, तो पहले ट्राई करेंगे हम खाली का हिसाब घटाकर, यानी कितने महीने रहेगा आपका 10 गुणा करेंगे आप कितने की 50,000 की, तो एक्चुअल रेंट रिसीव कितना हो गया 5 लाख। कितना हो गया 5 लाख। अब आप देखिएगा कि एक्चुअल रेंट रिसीव जो 5 लाख आपका आ रहा है और एक्सपेक्टेड कितना है 4 लाख। तो हमने क्या कहा है कि एक्सपेक्टेड ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड ज्यादा नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप सीधे सीधे आपने 2 महीने का वैकेंट रेंट घटा दिया। या क्या करेंगे आप सीधे सीधे 2 महीने का वैकेंट रेंट आपने घटा दिया। लेकिन अगर यहाँ पर सपोज करते हैं कि 5,50,000 5,50,000 जीएबी सॉरी एक्सपेक्टेड रेंट आया हुआ होता, तब क्या करते, तब आप यहाँ पे लिखते 5 लाख। क्या 5 लाख। मैं आपको बता चुका हूँ, बस सिंपल सी एक बात ध्यान रखनी जब भी खाली रहे कि एक्सपेक्टेड ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कंपैरिजन करा, देखते हैं। मैं आपसे कहा था क्या कि मैंने मान लिया कि 5,50,000 एक्सपेक्टेड आ रहा है, अलग से माना है। ठीक है, अब 10 महीने का लगाएंगे तो कितना हो गया 5 लाख हो गया। लेकिन अब क्या हुआ एक्सपेक्टेड ज्यादा हो गया।
क्या हो गया, एक्सपेक्टेड ज्यादा हो गया। तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पे फुल लगाएंगे। यहाँ तो आपका 10 महीने से काम चल गया तो 10 महीने का लगा दिया, मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर क्या हुआ, एक्सपेक्टेड ज्यादा है तो आप यहाँ पे फुल रेंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे आप, फुल रेंट, मीन्स आपका 12 महीने का। तो 12 पंजे 60 यानी 6 लाख रुपए आपका पूरा लगेगा। तब जीएबी फाइंड करेंगे आप, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब 4 लाख और 5 में क्या ज्यादा आपका भाई, 5 लाख ज्यादा है। जीएबी कितनी होगी आपकी, 5 लाख। नहीं सेंड ज्यादा 5 लाख हो गया। इस टर्म पर चल रहे हैं, ठीक है। दोनों पॉइंट होना जरूरी, जब आप समझ पाएंगे इसका। ये तो मैंने साइड से दिखा दिया आपको। इस टर्म पर आते हैं तो क्या हो गया हमारा, 6 लाख। लेकिन जब आप इससे जीएबी बनाएंगे तभी क्या करेंगे, जितना आपने, अब देखते हैं फिर यहाँ कितना है आपका, 5,50,000, 6 लाख, तो कितना हो गया आपका जीएबी, जीएबी तो 6 लाख हो गया। अब इस जीएबी में क्या करना है कि जितना आपने एक्स्ट्रा जोड़ा है वो आप लेस कर दें। कितना एक्स्ट्रा जोड़ा आपने, 2 महीने, 2 महीने कितने हो गए, 50,000 इंटू 2, 1 लाख इसमें से घटा देंगे तो अभी आपकी जो जीएबी आएगी वो कितनी आएगी, 5 लाख। इतना ध्यान रखेंगे कब, कि जब एक्सपेक्टेड ज्यादा हो रही हो, और जब एक्सपेक्टेड ज्यादा नहीं है तो सिंपल है, 10 महीने का बचता है तो 10 महीने का लगा दीजिएगा, 8 महीने का बचता है तो 8 महीने का लगा दीजिएगा। अब अपने सवाल पर आते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना हो गया आपका, 5 लाख लेस। म्युनिसिपल टैक्स, पर म्युनिसिपल टैक्स से पहले उसमें रखा आपका अनरिलाइज्ड रेंट। अनरिलाइज्ड रेंट होता है अप्राप्त किराया जो आपको अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन हमने तो कहाँ दिखा दिया, रिसीविंग में दिखा दिया। तो अब हम क्या करेंगे, उस किराए को इसमें से लेस कर देंगे। अनरिलाइज्ड रेंट, अनरिलाइज्ड रेंट कितना हो गया आपका, अनरिलाइज्ड रेंट है 50,000 लेस म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स बता चुका हूं आपको, सिर्फ ऑनर वाला आपको पे मानना है, उसको आप लिख लेंगे। आप यहाँ पे दोनों को आप लेस कर देंगे। 50,000 में से आपने 75,000 घटा दिए, 4,25,000 आपकी एनुअल वैल्यू बन गई। ठीक है, अब पॉइंट में समझा दिए, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। क्या करना है इसमें, आपको बस इतना ध्यान रखना है आपका कि एक्सपेक्टेड ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक्सपेक्टेड ज्यादा है फुल लगाओ, और एक्स्ट्रा जितना है वो आप उसको लेस कर दो। उसके बाद अनरिलाइज्ड रेंट मैं आपको बता चुका हूँ, वह किराया जो हमें अभी प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसको किस में से घटाएंगे आप, जीएबी के बाद घटाएंगे। थर्ड, म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स मालिक के द्वारा पे होता है, मालिक के द्वारा दिया गया मान्य होता है, और किसी थर्ड पार्टी या किराएदार द्वारा मान्य नहीं होता है। कितना हो गया आपका एनुअल वैल्यू, कैसे निकली आपकी, 5 लाख। 5 लाख में हमने 50,000 रुपए अनरिलाइज्ड के घटा दिए और 25,000 को हमने म्युनिसिपल टैक्स के घटा दिए। एनुअल वैल्यू होगी आपकी 4,25,000। अब इस बार में 3 पॉइंट आ गया आपका, वैकेंट टाइमिंग भी आ गई, अनरिलाइज्ड रेंट भी आ गया और म्युनिसिपल टैक्स भी आ गया। ठीक है, अब इसको आगे क्या है, आपको पूरा कर लेना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन लगा के 30% लेस कर देना है आपको। ठीक है, सवाल आपका पूरा हो चुका है। चलिएगा देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी ब्याज की कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो बात आती है पहले सवाल की कि वो पार्ट लेट टू आउट है या सेल्फ ऑक्युपाइड। सेल्फ ऑक्युपाइड का होता है स्वयं के निवास के लिए, और लेट आउट का होता है किराए पर उठाने के लिए। ठीक है, लेट टू आउट पर आपकी कोई लिमिट नहीं होती है, सेल्फ ऑक्युपाइड पर आपकी लिमिट होती है। सेल्फ ऑक्युपाइड की लिमिट देखेंगे आप, ठीक है। और जब आप इंटरेस्ट लेते हैं ना, उसका यूज आप 4 तरीके से कर सकते हैं, मकान को खरीदने, मकान को बनवाने, मकान की मरम्मत और मकान को पुनर्निर्माण। ठीक है ना, 4 पॉइंट लोगों से, मकान खरीदने के लिए, मकान बनवाने के लिए, मकान की मरम्मत और मकान पुनर्निर्माण। पहला पॉइंट है आपका मकान खरीदने के लिए। सेकंड पॉइंट है आपका मकान बनवाने के लिए। मकान पुनर्निर्माण
और फोर्थ पॉइंट है आपका मकान की मरम्मत के लिए, मकान पुनर्निर्माण के लिए, मकान की मरम्मत के लिए। ठीक है, यहाँ बहुत सारे रूल्स हैं, रूल्स का हमारे पास समय नहीं है, बेसिक बता देता हूँ आपका। मकान खरीदने के लिए, बनवाने के लिए, मकान पुनर्निर्माण और मकान की मरम्मत, मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड में मैक्सिमम लिमिट आपकी 2 लाख रुपए तक की होती है। कितना? 1 रुपए से लेके आपको 2 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। एक होता है आपका इसमें 1 रुपए से लेके 30,000, 2 टर्म्स हैं आपके। एक आपका 1 रुपए से लेके 2 लाख तक की छूट, एक आपका 1 रुपए से लेके 30 लाख की छूट। अब आपको देखना है, सॉरी 30,000, और एक देखना है आपको 30,000 कब लेना है और 2 लाख कब लेना है। तो ध्यान रखना है, ये ज्यादा है, ये कम है। छोटा सा लॉजिक, छोटे काम के छोटे रुपए और बड़े काम के बड़े रुपए। जैसे मकान खरीदेंगे तो अमाउंट बड़ी चाहिए, मकान बनवाना है तो अमाउंट बड़ी चाहिए। अब मकान की मरम्मत है, छोटी अमाउंट से काम चल जाएगा हमारा। मकान पुनर्निर्माण कराना है तो छोटी अमाउंट से काम चल जाएगा। तो क्या समझे आप? ये 2 पॉइंट में आप क्या है, 1 रुपए से लेके आप 2 लाख तक। यहाँ पर आपका 1 रुपए से लेके आपका कितना? 30,000। ठीक है, बात आती है लेफ्ट टू आउट की। लेफ्ट टू आउट में कोई लिमिट नहीं होती है कि आप जितना भी रखा है वो सब आपका मान्य होगा। अब बात आती है कि इसकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना कैसे है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको नोट दिया गया होगा, टाइमिंग दी गई होगी, टाइमिंग के आधार पर हम क्वेश्चन लिखते हैं और उसके आधार पर हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं। जैसे माना कि 1/4/2014 को 50,000 रुपए का ऋण 12% की दर से दिया गया। मकान 31/7/2017 को बनकर तैयार। मोस्टली कभी इंटरेस्ट निकालने आपको 2 चीज देखनी है कि लोन टेकन की डेट क्या है और कंप्लीट वर्क की डेट क्या है। क्या देखना है आपको? पहला पॉइंट, लोन टेकन की डेट क्या है, और सेकंड पॉइंट, वर्क कंप्लीट कब हो रहा है। वर्क कंप्लीट, इन दोनों पीरियड के बीच में कि जो समय दिया है उसके लिए हम इंटरेस्ट निकालते हैं। चलिएगा, अब देखते हैं लोन कब लिया हमने, 1/4/2014। टाइमिंग लिख देंगे आप, 1/4/2014। मकान बनने को तैयार हो रहा है 31/7/2017। अब इस टाइमिंग से इस टाइमिंग के बीच आपको कैलकुलेशन करनी है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिएगा, मैंने आपको बता दिया। अगर आपको इसका और विशेष मतलब पूरा देखना है, आपका पूरा वो विवरण कि इंटरेस्ट कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो आप साहित्य पब्लिकेशन की बुक में आप पेज नंबर 212 देख सकते हैं। वहां पर आपका पूरा लिखा हुआ है कि भाई कैसे कैसे जो अमाउंट है 1 से लेके 2 लाख रुपए तक की, 1 से लेके आपकी 30,000 तक की किस हिसाब से वैलिड है। मेरे पास समय कम है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। ठीक है, अब इस सवाल को देखते हैं। चलिएगा, सवाल देख लीजिएगा। 1/4/2014 को उसने क्या बोला था, आपसे बोला हमने लोन टेकन की डेट 1/4/14 को आपने 50,000 रुपए का लोन 12% की रेट से लिया गया है और मकान कंप्लीट कब हो रहा है 31/7/2017। इस टाइमिंग को निकालेंगे। तो टाइमिंग को निकालने से पहले एक चीज बता देते हैं कि आपका इनकम टैक्स के अंदर आपका बैंकिंग कैलेंडर चलता है। आपका क्या चलता है? बैंकिंग कैलेंडर। बैंकिंग कैलेंडर होता है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, तो इसकी टाइमिंग आपको किस हिसाब से रखनी है, अप्रैल से मार्च तक का याद रखना है आपको। टाइमिंग लिख लेते हैं हम यहाँ पे अपना 1/4/14 और आपका वर्क पूरा हो रहा है 31/7/17।
अब इसको आपको क्या करना है, इसको आपको असेसमेंट ईयर में कन्वर्ट करना है। असेसमेंट ईयर में कन्वर्ट कैसे होता है, ये आपको देखना है कि ये 14-15 में जाएगा या 13-14 में जाएगा। अब सीधी सी बात है, अप्रैल कौन सा मंथ होता है, 4। अप्रैल से स्टार्ट होगा तो टाइमिंग आगे जाएगी, अप्रैल से पीछे होगा तो टाइमिंग क्या होगी, पीछे होगी। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम यहाँ पे फिलहाल 31/7 की जगह हम 31/3 कर लेते हैं। क्या कर लिया हमने यहाँ पे, 31/7 की जगह 31/3 कर लिए। ठीक है, 4 है, गाड़ी आगे जाएगी, गाड़ी का मतलब क्या है कि असेसमेंट ईयर आपका आगे बढ़ेगा, तो ये आएगा आपका 14-15 में। ठीक है, और यहाँ पे कितना है आपका 3, 4 से कम है तो ये बैक जाएगा, तो इसका संबंध है 16-17 से। अब आपको जो इंटरेस्ट निकालना है 14-15 से 16-17 के बीच का निकालना है, यानी 14-15 1 साल, 15-16 और 16-17 3 साल का इंटरेस्ट बैठता है। जिस साल मकान बनकर तैयार होता है उस साल की जो फाइनेंशियल ईयर होती है उसे फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, और उस साल का इंटरेस्ट क्या होता है आपका, नील होता है। फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, जिस साल मकान बनकर तैयार होता है उस साल का इंटरेस्ट नहीं लगता है आपका। अब आपके पास क्या रहेगा, 2014-15 और 15-16। यहाँ टाइमिंग देखेंगे आप, 4 से स्टार्ट है तो पूरा महीना लगेगा। 4 के बाद अगर यहाँ 5 होता तो महीने 11 रह जाते, यहाँ छठा महीना होता तो महीने आपके 10 रह जाते। अब यहाँ पे देखेंगे आप, टाइमिंग कितनी आ रही है, 12 मंथ यानी फुल। यहाँ पे फिर 12 मंथ यानी फुल। नॉन पर लिख लीजिएगा 50,000 @ 12%। 12% 60, इंटरेस्ट हो गया आपका 6,000। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो आपकी छूट होती है पिछले विगत 5 वर्षों में आपको ये छूट मिला करती है। फिलहाल यहाँ पे कितने हमारे 2 साल। अब करना क्या है, इसको आप ऐड कर लीजिएगा, इंटरेस्ट हो गया आपका यहाँ पे 12,000। ठीक, तो उसमें रूल्स ये है कि आपका जितना भी इंटरेस्ट आएगा उसका 1/5 टेकन होगा, 1/5 ऑफ इंटरेस्ट। 12,000/5 यानी 24 हो गया। इतना होने के बाद में आपको इसमें गत वर्ष का आपको ऐड करना होता है, प्रीवियस ईयर। एक होता है आपका असेसमेंट ईयर, एक होता है प्रीवियस ईयर। असेसमेंट में होता है कर निर्धारण, जिसमें आप टैक्स देते हैं, लेकिन टैक्स किस पे देते हैं, पिछले साल की अर्निंग पर, यानी प्रीवियस ईयर पर। फिलहाल जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये नेक्स्ट सेशन के लिए करा रहा हूँ, तो असेसमेंट ईयर मैंने यहाँ पे माना है आपका 2020-21। असेसमेंट ईयर क्या है हमारा यहाँ पे 2020 और 21। उस हिसाब से प्रीवियस ईयर क्या होगा हमारा यहाँ पे 19-20। ठीक है, टाइमिंग कुछ ना हो तो आपका मोस्टली ये क्या होता है, फुल मतलब जितना आपका इंटरेस्ट निकला था, कितना है आपका 6,000। इंटरेस्ट हो गया आपका 84। ठीक है, दोबारा समझ लीजिएगा, जब भी इंटरेस्ट रहता है तो टफ नहीं होता। बस 2 बात मेन ध्यान रखनी है आपको, लॉन टेकन से कंप्लीट वर्क की डेट चाहिए आपको। उसके अलावा आपको ये नहीं देखना है कि मकान कब बनना स्टार्ट हुआ है, हर बात समझ में, और लॉन कब पे करा है। इन बात से कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ ये देखना है कि लॉन टेकन किस डेट को हुआ है और वर्क कंप्लीट किस डेट को हुआ है। इस टाइमिंग के बीच पैसा बनता है जिसको हमें देना, जिससे लोन लिया है। टाइमिंग होगी 1/4/14 से 31/3/2017 तक। मैं आपको बता चुका हूँ, नया साल स्टार्ट होता है आपका, अगर क्या नाम है आपका, अप्रैल से। अप्रैल मतलब 4th महीना, तो यहाँ पे 4th है तो टाइमिंग इसकी आपकी 14-15 लगेगी। अगर ये 4th नहीं होता, 1st 2nd 3rd होता तो इसकी टाइमिंग 13-14 लगती है। इसकी टाइमिंग 14-15 बैठी, इसकी टाइमिंग 16-17 बैठी। तो 14-15 से 16-17 तक का आप स्ट्रक्चर बना लेंगे। 14-15, 15-16, 16-17। जिस साल मकान बनकर तैयार होता है उस साल टाइमिंग के द्वारा देख लीजिएगा 1/4/14 है। नया साल स्टार्ट होता है आपका अप्रैल से, जब अप्रैल से स्टार्ट होगा तो अप्रैल का महीना होता है आपका 4th होता है, तो गाड़ी मतलब ईयर क्या होगा, आगे वाला लगेगा, यानी 14-15। अगर यहाँ पर 3rd मंथ होता आपका तो क्या होगा, गाड़ी आपकी पीछे जाती, मतलब ईयर लगता है यहाँ पे आपका 13-14। जैसे मैंने यहाँ पे करा ना 31-3-17 दे रखा है, 3rd महीना है, 3rd महीना बैक लगेगा तो ये 17 का क्या हो गया आपका
16-17 असेसमेंट ईयर के अंदर ये पहुंच गया आपका ईयर के अंदर आपका। ठीक है, अब टाइमिंग की बता दें आपको, देखना है अगर 4 से स्टार्ट है तो आपका फुल लगेगा। ठीक है, अगर आपका 5वां महीना है, 5 का महीना है तो देखेंगे 1 महीना शॉर्ट हो गया आपका 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 9, 10 और 11 महीने निकलेंगे आपके। अगर 6 से स्टार्ट होगा तो 10 महीने, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पे 12 महीने निकले, ऐप का मतलब होता है, मैंने लिखा फुल, और फुल का मतलब है 1 ईयर से। यहाँ भी फुल, यहाँ भी फुल, 50,000 का 12%, 6,000, 6,000 आपने यहाँ लिखा, 6,000 आपने यहाँ लिखा, दोनों को ऐड कर दिया, कितना हो गया आपका, इसका आपका नहीं है 12,000। रोज क्या है आपको 1/5 करना होता है इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट कितना आ रहा है आपको 12,000, 12,000/5 यानी 24। ठीक है, बाकी प्रीवियस ईयर की, प्रीवियस का आपका फुल लगता है अगर आपको स्पेशली इसमें आपसे बात ना कही हुई हो। अब क्या करना है आपको, जो आपने मल्टीप्लाई करा है और इसको दोनों को ऐड कर लेंगे, ये आपका इंटरेस्ट निकल आएगा। ठीक है, सेशन पूरा हो चुका है, जो मैंने आपको समझाया है इसको दोबारा अपना वीडियो देख के समझ लेना है और उसको रफ पे या अपना नोटबुक पे नोट कर लेना है। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकता है। आपको हमारी अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।